फ्रेंड्स, ये ACF एंड FRO की केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। अगर पेपर थ्योरेटिकल से आया तो इन चैप्टर्स में से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? देखो, प्रोटॉन की संख्या सेम है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? डिफरेंट है। यानी उसका परमाणुविक भार या जो परमाणुविक भार होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। और ऐसे को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है। और जिनका परमाणु भार समान हो वो कैसे कहलाते हैं? समदाबिक यानी आइसोबार्स कहलाते हैं। और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और आइसोमर कौन से कहलाते हैं? जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो ये दिया था अपने न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। उसके बाद है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक कथन दूसरा कारण आ रहा है। ठीक है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। किसी एक वर्ग और कारण है, किसी एक वर्ग में परमाणुविक त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये चार कोड्स दे रखे हैं इसमें। अब इनका आंसर किस तरह से होगा? तो वो जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए गलत, परंतु बी जो आर है वो क्या है? सही है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। MnO2 में Mn उपचयांक है। उपचयांक का मतलब यहाँ पर ऑक्सीकारक। H2SO4 में S ऑक्सीकारक, CO में Ca ऑक्सीकारक। और तो इसमें राइट कोड मिलाना है आपको, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अपने अभिविन्यास से होता है। ये राइट आंसर इसका। उसके बाद है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणुविक कण नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और लास्ट में कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन है वो एक परमाणुविक कण नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो परमाणु में कक्षा को बढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? ओबॉव सिद्धांत के द्वारा। बी याद रखना, ओबॉव सिद्धांत के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ही। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित से कौन से कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है? केवल दूसरा कथन इसमें राइट है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। ठीक है। उसके बाद है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो राइट आंसर है वो है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? वही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था, अल्फा कणों की बौछार करके। याद करो। यदि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो धातु तत्वों के लिए 288 2 वाला बिल्कुल राइट है। उसके बाद मतलब इसमें आपको बताना है कि मेटल होनी चाहिए, वो भी सारी मेटल होनी चाहिए। तो सारी मेटल के लिए ये दोनों है। बाकी का देखो, पहला है आपका, ये आपके क्लोरीन वाले वर्ग के लिए है, 17वें वर्ग के लिए, ये आपके 18वें वर्ग के लिए हो गया। और ये भी एक पूर्ण है, तो ये वाला नहीं होगा। डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं प्राकृत तत्व में, जो नेचुरल एलिमेंट होता है उसी में मिलते हैं। ठीक है।
उसी के बाद जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? 2, देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो 4 हो गया। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मतलब सेम होता है, चार्ज डिफरेंस होता है और बाकी का सब सेम होता है। ठीक है। यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 92 हो और द्रव्यमान 235 हो। ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशाओं में है। इसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है? घट जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाता है। यदि एक रेडियो एक्टिव शय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कण को उत्सर्जित होता है। वह कण कौन सा कहलाता है? फोटोन। ठीक है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? वह परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका, समझता नहीं कार्बन 14 किससे संबंधित है? तो ये है जीवाश्म की आयु निर्धारण में। ठीक है। जैसे पुरातत्व आवेश जो भी मिलते हैं वो सभी इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद है ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण कौन सा है? यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। CFC भी राइट आंसर है। इसके बाद किसी परमाणु की प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यह है जे थॉमसन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है दो तत्व है, कैल्शियम परमाणु और आर्गन है। ठीक है। दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या समान है तो क्या हो जाएगा? समबारिक। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में यही डिस्कस किया था। राइट आंसर समबारिक हो जाएगा। अगला है इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, तो सबसे ज़्यादा आपके क्लोरीन की हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपके क्लोरीन की हो जाएगी। उसके बाद क्लोरीन के बाद आपकी फ्लोरीन की हो जाएगी, फिर ब्रोमीन की हो जाएगी और फिर आयोडीन की हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन बंधुता का हो जाएगा। ठीक है। ये देखो बी राइट आंसर यहाँ पर ये रहा। ओके। अब देखिए, किसी परमाणु न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले मूल कणों को क्वार्क नाम दिया गया। तो वो कौन से हैं? मुर्रे, गेलमन। ठीक है। किसी नाभिक के गामा से क्या होता है? गामा से न तो नाभिक में द्रव्यमान की संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है, क्योंकि गामा से एक ऊर्जा के कण होते हैं और कुछ नहीं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंस होती है बस। ठीक है। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भी जो गलत आंसर है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। अगला है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की परमाणु संख्या पर। ठीक है। उसके बाद अब भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इन सब में से भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताना है। तो पानी में चीनी का घुलना। ठीक है। बाकी के सब में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। अब है अपने पास केमिकल और फिजिकल चेंज। ठीक है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन होना कौन सा? एक जल का वाष्प में परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन वही परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 तत्व है। ठीक है। पहले में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं। ठीक है। फिर 32 और लास्ट वाले में अभी कंप्लीट माने तो 32, नहीं तो 28 मान सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है परमाणु अविभाज्यकरण है। ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये बताया था आपके डाल्टन ने। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। इसके बाद है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? गामा किरणें। अभी भी बताया था गामा किरणें परिवर्तित नहीं होती है। ये आंसर गलत है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा से द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन आता है। ठीक है। इसमें केवल गामा किरणें आएगा, केवल गामा विकिरण। ठीक है। निम्न से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बी आंसर कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें अपन पहले वाली चीज़ को नहीं वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके ए उसका राइट आंसर है।
और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें केवल है दूध का आस्कंदन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का दे रखा है इसमें सब्जियों को पकाने में पर उसका मुलायम हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है। तो यह है आयोडीन का ऊर्ध्वपतन, क्योंकि वापस से आयोडीन प्राप्त की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, तो देखिए क्वथनांक बिंदु है वो तो बढ़ जाएंगे, जबकि हिमांक बिंदु होंगे वो क्या होंगे, घट जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी विलयन में विलेय के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन गलत, या कमेंट गलत है। उसके बाद अगला जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अंडे का तला जाना। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और लोहे के जंग से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिंक का उपयोग किया जाता है। किसका, जिंक का उपयोग किया जाता है, जिसे यशद लेपन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यशद लेपन। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, जंग लगने से लोहे का भार घटता है। ठीक है, ठोस कपूर, आपको लगता ही है कि वो बढ़ रहा होगा लेकिन घटता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन। इंग्लिश में बोले तो सब्लिमेशन। ठीक है, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन का कारण क्या है, बहिस्रावी। ठीक है, रासायनिक क्रिया है, इसका किसका उदाहरण है, यह है ऑक्सीकरण का। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन की पीएच क्या होगी, एक लिटमस पत्थर लाल को नीला कर देता है तो उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म कैसा होता है। तीसरे और चौथे का सामान्य वैसे तो बेसिक और एम्फोटेरिक हो सकता है। ठीक है, बी आंसर, बेसिक और एसिडिक, मतलब दोनों के नेचर हो सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद है पास्चुराइजेशन, एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्चुरीकरण किससे संबंधित है, पास्चुरीकरण दूध के निर्जमीकरण से। किससे, दूध के निर्जमीकरण से। उसके बाद है उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है, सक्रियण ऊर्जा को। अगर पॉजिटिव उत्प्रेरक होगा तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। और जब आपको ये बोले कि सक्रियण ऊर्जा पे उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, तो आपको सीधा यही बोलना है कि ये ऊर्जा को कम कर देता है। लेकिन नेगेटिव जो उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तित करने में कार्य करता है। तो ये आपका बी आंसर है, जाइमेज। क्या आंसर हो जाएगा, जाइमेज। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेरक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद के गुण को बदल देता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता है। उत्पाद में और अभिकारक में कोई डिफरेंस नहीं लाता है, वो केवल सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिकारक जल्दी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। बस टाइम को कम कर देता है और कुछ भी नहीं करता। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अग्र प्रति दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान गुणक से बढ़ाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और क्वेश्चनों की बात। जय हिंद दोस्तों।